और इसे कैद करने वाले लोग ये हेलीकॉप्टर और इसके हमले की तबाही के जिम्मेदार थे। अंदरूनी खाना जो साजिशें चल रही थी वो अफ्रीकन के लिए खुले राजों का दर्जा रखती थी। हम उनके अजाइम से वाकिफ थे और वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानते थे। जॉन सैमुअल मरने से पहले वीरा और रास अल्मेडा के तबादले की जो कोशिशें करता रहा, इसकी बिना पर यह बात खुल चुकी थी कि रास अल्मेडा मेरा कैदी था और मुझे स्पेशल टास्क फोर्स की पुष्टपनाही हासिल थी। गो जॉन सैमुअल कोई शहादत देने के लिए जिंदा नहीं रहा था, लेकिन जॉर्ज स्टार्क इन लोगों की बाज़पुरस का निशाना बना हुआ था। वो एक रास्तगो और बाकिरदार आदमी था। मामले की संगीनी के पेश नज़र वो जो हकायक बयान करता वो पूरी तस्वीर मुकम्मल कर सकते थे। जान की सौदेबाजी की कोशिशों को नाकाम बनाकर हम वीरों को जॉर्ज के घर से निकाल कर ले गए और फिर अपनी राह पर लगने वालों को पूरी सफाकी से ख़त्म कर दिया। जो होना था वो हो चुका था। अपने दुश्मनों की खौफ आवर ताकत के बावजूद हमने नुमाया कामयाबी हासिल की थी, जिस पर पछताने की जर्रा भी गुंजाइश नहीं थी। फौरी ज़रूरत दुश्मनों के जवाबी वार से बचाव की थी। वो अपने इतने बड़े नुकसान को आसानी से हजम नहीं कर सकते थे। इस वक्त तक जो खतरनाक खेल होता रहा वो तरपर्दा चल रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर की तबाही का मामला सरकारी सतह पर उछाला जाता और मकामी हुक्काम इखलाकी तौर पर इस वाक़े के जिम्मेदारों की तलाश पर मजबूर हो जाते। इन तमाम मुतवक्का मुज़म्मिरात से बचाव की एक ही सूरत थी कि STF सुराज से वो ठिकाना छोड़ देती और हम लोग भी कुछ दिनों के लिए रुपोश हो जाते। हेलीकॉप्टर की तबाही पर होने वाला शोर गूंगा कुछ अरसे में ख़त्म हो ही जाना था। इसके बाद हम दोबारा मैदान में उतर कर इन लोगों को तलाश कर सकते थे जो नीलोर बॉम्बे के हवाले से पाकिस्तान में आए हुए थे। वहां तबाह होने वाले देव पैगर हेलीकॉप्टर के मलबे में लगी हुई आग बहुत शदीद थी। दूरी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह आग जल्द ही सर्द होने वाली नहीं थी। शोरों की तेजी खत्म होने के बाद भी मलबा कई दिन तक इस काबिल नहीं हो सकता था कि इसका जायजा लिया जा सके। अव्वल खान ने अपने आदमियों को जलते हुए हेलीकॉप्टर का मुहासरा करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन नए तजिए के बाद इस कदम की कोई आफादियत बाकी नहीं रही थी। इसलिए वो हमारे साथ अपने दफ्तर में आ बैठा था। काफी देर की मगजनी के बाद जब हम सब एक फैसले पर मुत्तफिक हो गए तो अव्वल खान ने कमांडर सईद से बात करने का फैसला कर लिया। हर खुफिया एजेंसी की तरह नेवल इंटेलिजेंस का भी अपना एक पेचीदा तरीकाकार था। ऐसे इदारों के जिम्मेदार एहलकार आमतौर पर पस पर्दा रहकर खामोशी से काम करते हैं और निजी जिंदगी में भी लोगों में ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। अपनी इसी मोहतात रविश की वजह से वो मवासलाती राब्तों पर आसानी से दस्तयाब नहीं होते। इनके मातहत गैर जरूरी अफराद को मुख्तलिफ हीलों बहानों से बाला ही बाला टाल देते हैं। अव्वल खान को अपने मातहत हमले के इसी सलूक से बचाने के लिए कमांडर सईद ने उसे कोबरा 3 का कोड या पासवर्ड दिया हुआ था। इस मरतबा अव्वल खान ने अपने ऑपरेटर से मदद लिए बगैर अपने स्पीकर फोन पर कमांडर सईद का नंबर मिला। सिलसिला मिलते ही दूसरी तरफ के ऑपरेटर की सपाट मशीनी आवाज उभरी तो अव्वल खान ने किसी तमहीद का बगैर अपना पासवर्ड बताकर कमांडर सईद से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। स्पीकर पर चंद थानियों तक एक वलवला अंगेज जंगी नगमे की मौसीकी गूंजती रही। फिर पीए के बजाय पर आराज कमांडर सईद की आवाज सुनाई थी। उसने दबंग और पुरजोश लहजे में अव्वल खान की मिजाज पुरसी की तो वो बोला, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अंदाजे दुरुस्त साबित हुए और हम सुरखरू रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वही मुश्किल आन पड़ी है जो मोटे को गिराकर मारने वाले मुनहनी से आदमी को दरपेश थी। ओह, तुम खासे खुशगवार मूड में हो। कमांडर सईद की तहायुर ज़दा आवाज उभरी। मुनहनी आदमी का क्या किस्सा है? वो मोटे के सीने पर सवार होकर उसकी टुकाई कर रहा था और आंसू से रो रहा था। तमाशा देखने वालों ने हैरत से उसके रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि वो इस डर से रो रहा है कि वो जब थक कर मोटे के सीने पर से उतरेगा तो वो उठकर उसकी जवाबी मुरम्मत शुरू कर देगा और हुलिया बिगाड़ देगा। इस वक्त मैं भी कुछ ऐसी परेशानी से दुचार हूँ। कमांडर सईद के जानदार कहके में जिंदगी की पूरी खन गरज मौजूद थी। उसने पूछा, सुरखरुई के जिक्र के बाद यह परेशानी कुछ नाकाबिल फहम लगती है। ये बताओ कि वो बर्डी बर्ड कहाँ है? भयानक शोलों में घिरा हुआ है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि वो मैदान साफ पाकर बेखौफी से इधर आए तो मार गिराए जाएंगे। इनके पैराट्रूपर्स ने यहाँ उतरने की कोशिश की थी मगर वो भी फिजा में भून डाले गए। इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सका, लेकिन अब मेरा यूनिट यहाँ नहीं रह सकता। हाँ ये तो है, उसने बरजस्ता कहा, लेकिन यार तुमने जबरदस्त काम किया है। ये साले खुद को सन्नाफ एक गंद समझते हैं, जहां जाते अपने मेजबानों के सीने पर मूंग दलने की कोशिश करते हैं। कोलंबिया के चीफ रेडियो अफसर ने बस आदमी ऑन बोर्ड होने की खबर सुनाई थी। हवाबाज और उसके मुआवन के अलावा 18 मैरीन कमांडोज रहे होंगे और तुमने इन सबको मार दिया। ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हारे यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन चलता है। तुमने सोचा और पूरे खुलूस से इन्हें मार डाला। हम इन्हें तलाश भी कर लेते तो इतनी आसानी से मार नहीं सकते थे। हमें इनकी रिपोर्ट को भी मद्देनजर रखना पड़ता। तुम बेफिक्र हो, तुमने मोटे को मार मार कर उसका हुलिया बिगाड़ दिया है। अब तुम इसे छोड़ भी दोगे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।
मुझे यहाँ से जाना तो होगा। अव्वल खान ने अफसुर्दगी से कहा। कुछ मेरे मंसूबे में नहीं था। तुम्हारे पास बहुत वक्त है। कमांडर सईद का लहजे से बेफिक्री मुतरश्शि थी। वहां जो कुछ हो रहा है होने दो और अपना साजो सामान समेट कर मलेर छावनी में घुसकर किसी भी मैदान में डेरा डाल दो। जंगी मशकों की वजह से वहां आजकल काफी गुंजाइश है। मैं रात में किसी वक्त जलते हुए मलबे के देखे जाने की रिपोर्ट रिकॉर्ड करूंगा। सब जानते हैं कि ऐसी चीजें रात के अंधेरे ही में साफ नजर आती हैं। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। यह बात से ज्यादा अहम है कि इन्हें अपनी जसारत का मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। ये याद रखना कि इसे हादसा करार नहीं दिया जा सकेगा। फिजा में उतरे हुए मुतअद्दिद कमांडो गोलियों का निशाना बने। ये बात फौरन ही वाज़ेह हो जाएगी कि हेलीकॉप्टर जमीन से होने वाली किसी कार्रवाई का निशाना बनाए। फिक्र मत करो, वक्त और मोहलत से फायदा उठाओ। बिखरी हुई लाशें समेट कर आग में झोंक दो। खुले हुए पैराशूट काट कर गायब कर दो। आग से जलने वाली गोलियां किसी भी तरफ पेवस्त हो सकती हैं। कोलंबिया वालों की तरह हम भी असल वाकयात से बेखबर होंगे। क्या सराइयां चलती रहेंगी। मेरे आदमी नित नए नुक्ते निकाल कर उन्हें थका डालेंगे। कुछ भी नहीं हो सकेगा तो आखिर में ये तबाही मफरूर डाकुओं और दहशत गर्दों के खाते में डाल दी जाएगी। दुनिया जानती है कि आजकल हम इन संगीन मसाइल से दो चार हैं। रास अलमैदा और इसके ट्रेसर चिप को तुम भूल रहे हो। अव्वल खान बोला। वो सवाफती रिकॉर्ड बातें हैं, इनका हवाला देकर वो खुद फंस जाएंगे। उन्होंने मासूम बनकर हेलीकॉप्टर गुम होने की रिपोर्ट दी। हम इनसे ज्यादा मासूम बनकर मलबा मिलने की इत्तला दे देंगे। रास अलमैदा का नाम वो मरकर भी नहीं लेंगे क्योंकि इसकी आमद सिरे से रिकॉर्ड पर नहीं है। यह बताओ कि अब इसके बारे में क्या फैसला किया गया। जब तक इसका अंजाम सामने नहीं आएगा राडनी आर का किस्सा चलता रहेगा और वो इसके हवाले से दबाव डालते रहेंगे। उसका फैसला हो चुका है। कल समंदर से उसकी फूली हुई लाश मिल जाएगी। गुड। कमांडर सईद की आवाज से पसंदीदगी मुतरश्शि थी। हम लोग भी दुश्मनों के बदतरीन दुश्मन हैं, लेकिन तुम हमारी मजबूरियों से वाकिफ हो। डिसिप्लिन और ज़ाब्ते से हटकर हम एक मक्खी भी नहीं मार सकते। यह अच्छा हुआ कि रास अलमैदा जैसे खतरनाक दहशत गर्द का मामला शुरू ही से तुम्हारे हाथों में रहा है। मेरे नहीं, डैनी के हाथों में रहा है। अव्वल खान ने मेरी तरफ देखते हुए उसकी तस्वीर की। आजकल STF के लिए बड़े शिकार वही फराहम कर रहा है। ये कोई खतरनाक सिविलियन है। मैंने अक्सर इसका जिक्र सुना है। क्या भला है ये? नीम पागल और खपती आदमी है। अव्वल खान ने मुझे आंख मारकर कहा। हर वक्त मुल्क के दुश्मनों की तलाश में लगा रहता है और हैरान कुन बात है कि इसे ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं। मैंने महसूस किया कि कमांडर सईद की बेखौफ और हौसला अफजा बातों ने अव्वल खान की परेशानियां काफी हद तक दूर कर दी थी और उसकी खुश मिजाजी बहाल हो चली थी। मैं किसी वक्त इस दिलचस्प शख्स से मिलना चाहता हूँ, कमांडर सईद ने कहा। जब चाहोगे इसे ले आऊंगा। रास अलमैदा के जरिए हमें यह मालूम हुआ है कि पिछले दिनों समुद्री रास्ते से राह के 2 खतरनाक और शातिर एजेंट पाकिस्तान बल्कि कराची में दाखिल हो चुके हैं। अब डैनी इनकी फिक्र में लगा हुआ है। हो सकता है कि इस मामले में जल्द ही कोई बात सामने आ जाए। ओह, कमांडर सईद इस नए इंकशाफ पर शायद चौंक पड़ा था। ये कब की बात है? 2-4 दिन से ज्यादा पुराना किस्सा नहीं है। अव्वल खान ने जवाब दिया। वो चाहे तो इसके बारे में मैं इसकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। इसके चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो एक कौमी काम है। अव्वल खान ने फौरन ही कहा। आने वाले एजेंट यकीनी तौर पर यहाँ किसी बुरे इरादे ही से आए होंगे। तुम ठीक कह रही हो। एक गहरी सांस के बाद कमांडर सईद की आवाज उभरी। मुश्किल यह है कि तुम लोग आइन और कानून से मुआवरा एक इदारा हो। आम हालात में कोई सरकारी महकमा बल्कि सर्विसेज वाले भी तुमसे जब्त रखने का खतरा मोल नहीं ले सकते। पर हमारी मालूमात और तुम्हारी खुद मुख्तारी से बहुत कुछ हो सकता है। कमांडर सईद दुरुस्त कह रहा था। STF वाले पुलिस, रेंजर्स और फौज से बहुत मुख्तलिफ मकासद के लिए काम करते थे। वो अंधेरी रातों में पलने वाली खूनी आंधी की तरह अपने हदफ पर हमला आवर होकर सुराग से उसे निकल जाने पर यकीन रखते थे। इनके अमल का पैमाना सिर्फ इनका यकीन था। वो जिसे अपना मुजरिम समझ लेते थे इसे किसी हालत में नहीं बख्शते थे। और मैं बारहा देख चुका था कि दोस्त और दुश्मन के बारे में इनके फैसले गलत नहीं होते थे। तुम डैनी की मदद के बारे में कुछ कह रहे थे। अव्वल खान ने उसे याद दिलाया था। हाँ, अपने फ़राइज़ की बजावरी में बहुत से ऐसे हकायक भी हमारे इल्म में आते रहते हैं जिनका ताल्लुक दूसरे सरकारी इदारों से होता है। हम यह हकायक मुतल्लिका महकमों के हवाले कर देते हैं। इन पर कार्रवाई करना या ना करना इनके सरबराहों की स्वाबदीद पर होता है। मैं कराची के साहिल पर इंसानों की गैर कानूनी आमदरफ्त का कारोबार करने वाले 2 बड़े नामों से वाकिफ हूँ। राके एजेंटों की आमद के बारे में वो जरूर बता सकेंगे। वो दोनों इतने ही बदनाम हैं तो तुम इन पर हाथ क्यों नहीं डालते? अव्वल खान ने हैरत से पूछा। एक बार यह हमाकत की थी। कमांडर सईद का लहजा यक बयक तल्ख हो गया। दूसरे दिन ही डिफेंस सेक्रेटरी ने ऊपर के दबाव पर इन्हें रिहा करवाने के लिए फोन कर डाला था। तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि डिफेंस सेक्रेटरी पर दबाव डालने वाला किस रुतबे और इख्तियार का मालिक रहा होगा। यह करप्शन की बदतरीन शक्ल है। अव्वल खान आजुर्दा होकर बोला। और सिफारिश की यही लानत हमारे पैरों का बोझ बनकर हमें बर्बादी के समंदर में गर्क करती जा रही है। मुझे डिफेंस सेक्रेटरी के इल्फाज आज भी याद है। उसे कहा था कि हर इदारे को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। नेवल इंटेलिजेंस का महकमा, कोस्ट गार्ड, इमिग्रेशन, पुलिस से
यह शहरी पुलिस की सतह के कामों में उलझ गया तो इसका असल काम बहुत पीछे रह जाएगा। और शायद वो दुरुस्त ही कह रहा था। हमारी भेजी हुई खबरें फाइलों में दफन कर दी जाती हैं। बाद में किसी ने इंसानों के इन दोनों स्मगलरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। तुम्हारा डिफेंस सेक्रेटरी कोई खरांट और पुराना ब्यूरोक्रेट रहा होगा। ऐसे लोग दरिया में उतर कर भी अपना दामन तर नहीं होने देते। मतलूबा आदमियों को राह कराते हुए उसे तुम्हें सोचने के लिए एक नया फलसफा दे दिया। तुम ठीक कह रहे हो। उसने अपनी सिफारिश को मुलामत का रूप डाला था। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि इंसानों के स्मगलिंग से मेरे महकमे का क्या ताल्लुक है। ये इमिग्रेशन के किस्से हैं और इन्हीं लोगों को संभालने चाहिए। लेकिन अब देखो कि तुम इसी राह से ड्रा के 2 एजेंटों की आमद की खबर दे रहे हो और ये दिफाई मामला भी हो सकता है। हमारा दिफाई निजाम राह वालों का खसूसी हदफ बन चुका है। मैं तो जरा आगे बढ़कर यह भी कह सकता हूं कि दिफा में हमारी एटमी सलाहियतों के खिलाफ मुखबरी और तखरीबकारी इन दिनों राह वालों के महबूब तरीन शोबे हैं। तुम किन 2 बड़े स्मगलरों की बात कर रहे थे? हाजी दिल मुराद और गफूर भट्टी इस बड़े कारोबार को कंट्रोल करते हैं। भारत के वीरान साहिलों से जवान साल मगर नंगी भूखी बांग्लादेशी औरतें यहाँ लाई जाती हैं और यहाँ से बहुत से लोग मशरक़ी वस्ता और खलीजी रियासतों की तरफ रवाना किए जाते हैं, जिनमें नारकोटिक्स बल्कि हेरोइन ले जाने वाले भी शामिल होते हैं। तुम बहुत दिलचस्प और बाखबर आदमी हो। अव्वल खान ने अदब व एहतराम के दायरे में रहते हुए कहा, आज पहली बार तुमसे इतनी तवील गुफ्तगू हुई है जिसने मुझे मुतासर किया है। हाजी दिल मुराद के नाम से मुझे सखी मुराद। उसने क्या क्या लगाकर अव्वल खान की बात काट दी और कहा, तुम बताओ या ना बताओ मगर अंदर की खबरें मुझे मिल ही जाती हैं। मैं जानता हूं कि सखी मुराद अपने गैर मुल्की आकाओं के कंधे पर सवार होकर मुल्की सियासत में अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और वही अपने कजन वलीदाद का कातिल था। मगर हाजी दिल मुराद का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वह भट्ट आइलैंड के करीब वाक़ एक छोटे से जजीरे का अकलौता मालिक है और एक ऐसी ख्वाबगाह में अपनी रातें बसर करता है जो एक मसनूई समंदरी नहर पर शीशे का फर्श डालकर तामीर की गई है। समंदर चढ़ता है तो नहर का पानी इसके पैरों को छूता हुआ शीशे के फर्श पर बहने लगता है। पानी उतरता है तो मसनूई नहर एक पतली सी पुख्ता नाली में महतूत हो जाती है। हैरत है कि कराची की गिरदोनवाह में भी लोग ऐसी तखय्युलाती जिंदगी गुजार रहे हैं। कराची बाखबर लोगों के लिए एक जन्नत आर्जी है जहां पैसे के जोर पर दुनिया की हर आसाइश मिल जाती है। ये सारी आसाइशें कहीं भी मुफ्त नहीं मिलती। इसी कराची में जब बाहर से बेखबर लोग आते हैं तो यहाँ की बुलंद बाला इमारतों तले अपने साए तक से महरूम हो जाते हैं। जहां साया तक साथ छोड़ दे वहां किसी अजनबी को कोई जीता जागता साथी कैसे मिल सकता है? तो क्या तुम्हारा मशवरा यह है कि डैनी खुद इस जजीरे पर जाकर हाजी दिल मुराद से मिले? नहीं, इस तरह उससे मुलाकात नहीं हो सकेगी। वो अजनबियों से दूर रहता है। यही वजह है कि वो कराची के किसी अच्छे इलाके के बजाय अपने जजीरे पर रहता है। मैं खुद कोई राह निकाल लूंगा। हाजी दिल मुराद के अलावा तुमने गफूर भट्टी का भी जिक्र किया था। वो दोनों एक ही कैंडे के आदमी हैं। खुद कोई काम नहीं करते लेकिन अपनी दुनिया के बेताज बादशाह हैं। आदमियों के स्मगलिंग के लिए उन्होंने हमला रखा हुआ होगा। अव्वल खान का लहजा इस्तफ्तार तलब था। इनकी कहानियां अजीब सी हैं। अशरों पहले ये अपनी बादबानी किश्तियों के मल्लाह हुआ करते थे। समंदर में जाल डालकर मछलियां पकड़ते और फिश हार्बर पर इन्हें नीलाम करके अपनी कलील सी रोजी कमाते थे। मगर अब सब कुछ बदल कर रह गया है। सारे गैर कानूनी काम लांचों के मालकान करते हैं और ये दोनों इनसे अपना हिस्सा वसूल करते हैं। कराची के इतराफ के हर गैर कानूनी घाट और खाड़ी को छूने वाली लांच इनका हिस्सा देने पर मजबूर है। साहिल पर उतरने वालों के लिए 500 रुपए फीकस और बाहर जाने वालों के लिए ये 2500 फीकस लेते हैं। मैं इन पर दबाव डालूंगा तो कराची और मुंबई के दरमियान काम करने वालों से बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। डैनी के जाने से वो उछट जाएंगे। कमांडर सईद की वो बात जारी थी कि मैंने अव्वल खान की मेज पर से कलम और कागज लेकर एक सतर लिखी, इससे नील और बाम्बे के बारे में पूछो। और फिर वो कागज अव्वल खान के सामने कर दिया। तुमने अपनी जिंदगी समंदर में गुजारी है। नींद और बाम्बे भी अब एक साहिली पहेली मालूम हो रही है। इन 2 अल्फाज ने काफी दिनों से मुझे जिच किया हुआ है। तुम इस पर को रोशनी डाल सकते हो? बंबई को अंग्रेजी में बाम्बे ही लिखा और कहा जा सकता है। नेल्लोर कराची के तवील साहिल पर नीलम पॉइंट से आगे एक महफूज तरीन समुद्री घाट का नाम है। ये तुम्हें कहां से मालूम हुआ? ये दोनों अल्फाज राह के एजेंटों की आमद के बारे में एक खुफिया पैगाम की सूरत में सामने आए थे। मैं इसे नेल्लोर के तहकीकी रिएक्टर से मुताल्लिक समझ रहा था। तुम्हारा ख्यास भी दुरुस्त हो सकता है। सीक्रेट सर्विस वाले अक्सर जुमानी इशारे करते हैं। यह बताकर तुमने मेरा काम आसान कर दिया है। शायद राह वाले मुंबई से नेल्लोर नामी घाट पर लाए गए होंगे। इस तरफ गफूर भट्टी का सिक्का चलता है। मैं इससे बात करूंगा। ठीक है, मैं तुमसे कल या परसों राब्ता करूंगा। अव्वल खान के चेहरे पर आसूदगी फैल गई। तुम्हारे पास रात 10 बजे तक वक्त बाकी है। मैं इसके बाद ही हेलीकॉप्टर का जलता हुआ मलबा देखने की इतला दूंगा। बाकी बातें बाद में होंगी। कमांडर सईद की आवाज आई। अव्वल खान ने इन बातों की तायद की और फिर स्पीकर फोन बंद कर दिया। बड़ी अजीब बात है कि नई मुश्किलात का आगाज होते ही पुराने मसाइल हल होते हुए नजर आने लगे हैं। वीरा ने अंगड़ाई लेकर कहा, अब कुछ दिनों के लिए आराम मिलता हुआ नजर आ रहा है।
राज सलमेडा की मदद के लिए आने वाले अब ज्यादा देर तक नहीं बच सकेंगे। हो सकता है कि सईद खुद ही इनका खोज निकाल कर किस्सा पा कर दे। ऐसे मामलात में वो हमेशा बहुत शफाक साबित हुआ है। अव्वल खान ने पुरख्याल लहजे में अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, इसे सब कुछ बता दिया गया मगर एक इशारे का जिक्र नहीं किया गया। गजाला बोली। अव्वल खान ने चौंक कर अपनी सवालिया नजरें उसके चेहरे पर मरकूज कर दी। इसे नीलोर बांबे वाले पासवर्ड के साथ सागा के बारे में बता दिया जाता तो गफूर भट्टी का हाफजा आसानी से ताजा हो सकता था। भारत से आने वाले एजेंटों को सागा ही ने शहर में कहीं पहुंचाया होगा। गजाला ने फौरन ही अपनी बात की वजाहत पेश कर डाली। गजाला का पेश किया हुआ वो नुक्ता बहुत शानदार था। अव्वल खान ने फोन पर दोबारा कमांडर सईद से राब्ता किया और उसे नीलोर बांबे नामी साजिश में प्रिंस सागा के किरदार से आगाह करके फोन बंद कर दिया। उसने किसी भी मरहले पर उसको ये जताने की जरूरत महसूस नहीं की थी कि मैं इसके साथ मौजूद था। 5:30 बजने वाले थे। अव्वल खान के इस्लामाबाद रिपोर्ट देने का वक्त सर पर आ गया था। इसी के साथ इस शहर के किसी महफूज इलाके में अपने यूनिट के नए पड़ाव के इंतजामात करने थे। उसने अपने ऑपरेटर्स पर अपने किसी जिम्मेदार आदमी को हदायत दी कि सब लोग जलते हुए मलबे वगैरह को भूल कर अगले 1.5 घंटे में वहां से बिस्तर बोरिया समेट कर कूच की तैयारी कर ले। वहां आबादी और इंसानी मौजूदगी की अलामत मिटा दी जाए। मैदान में चूने की लकीरें मिटाकर चूने से रंगे हुए पत्थरों को जमीन में दफन कर दिया जाए। 3 आदमियों पर मुश्तमिल इकफाल टीम छाता बरदारों की लाशों को जलते हुए मलबे में डालते और इनके खुले हुए पैराशूटों को यकजा करके इस तरह नजर आतश कर दिया जाए कि इनका कोई सुराग बाकी न रहे। कैसी मजबूरियां हैं। इसके फारिग होने पर सुल्तान शाह ने हमदर्दाना लहजे में कहा, तुम्हारे आदमी अपनी सरजमीन पर खाना बदोश बने हुए, वो अपने लिए एक ठिकाने को बनाते और संवारते हैं और जब जमीन के इस टुकड़े से अपनाइयत की बू आने लगती है तो वह किसी और ठिकाने का रुख करने पर मजबूर हो जाते हैं। हम पेशावर महाजिर हैं। अव्वल खान नीम दिलाना मुस्कुराहट के साथ बोला, कहीं भी उम्र भर का साजो सामान करके अपना घर नहीं बनाते। हमें मालूम होता है कि हालात के दबाव या फिर मुल्क की सलामती की जरूरियात के तहत किसी भी वक्त हमें अपना ठिकाना बदलना पड़ेगा। इसलिए हर पड़ाव पर नागुजीर और कम से कम लवाजम के साथ गुजारा करने की कोशिश करते हैं। खुदा का शुक्र है कि हमारी हर हिजरत अपनी ही जमीन के एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े की जानिब होती है। जगह जरूर बदल जाती है मगर मिट्टी की बू बास वही रहती है। हैरत है कि इस मादी दौर में भी कुछ लोग ऐसी कनात से जिंदगी बसर करते हैं। सुल्तान शाह ने पूरे खलूस से कहा, वरना हर तरफ मुकाबले की एक थका देने वाली दौड़ नजर आती है। हम नीम फौजी अंदाज में जिंदगी बसर करते हैं, बेशतर फौजियों में इससे ज्यादा कनात नजर आती है। खुदा की इस बादशाही में हर तरह की मखलूक रहती है। कुछ लोग मिट्टी पर पैर रखना भी पसंद नहीं करते और कुछ ऐसे होते हैं जो मिट्टी ही में लोट पोट कर अपनी सारी उम्र गुजारते हैं, फिर इसी में सो जाते हैं। बात करते हुए अव्वल खान ने मुस्तरबाना अंदाज में अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखा तो मुझे ख्याल आया कि कहीं वो 5:30 बजे फोन करने के लिए तखलिये का ख्वाहिशमंद न हो। मैंने फौरन इसे पेशकश कर डाली, अगर तुम अकेले में फोन करना चाह रहे हो तो हम बाहर जा सकते हैं, तुम हर बात को ऐन मौका पर महसूस कर लेते हो। उसने हंस कर कहा और हम चारों ने अपनी जगह छोड़कर दरवाजे का रुख कर लिया। मैंने बरामदे की एक सतून से टिक कर सिगरेट सुलगा ली। वो तीनों एक दूसरे से बातें करते हुए बरामदे में आगे बढ़ते चले गए। इस वक्त भी हमारी बैरक से बहुत दूर हेलीकॉप्टर का मलबा धड़ाधड़ चल रहा था। दूसरी आतिशखेज अशिया के साथ हेलीकॉप्टर में ईंधन का जखीरा भी मौजूद रहा होगा जो इस आग को भड़काए हुए था। आग से खारिज होने वाले धुएं के स्याह बादल हल्की हल्की हवाओं के साथ एक वसी इलाके में इस तरह फैल गए थे कि वहां मतलब अबर आलूद होने का सा समा पैदा हो गया था। STF की गाड़ियां हर तरफ से सिमट कर दोबारा बैरकों के सामने जमा हो चुकी थीं और फोर्स के एहलकार बहुत तेजी से अपना सारा साजो सामान माल बारदार ट्रकों में मुंतकिल कर रहे थे। मैं सतून के सारे खड़ा पुरख्याल नजरों से दुश्मन की चिता का नजारा करता रहा। इन लोगों ने अपना काम सही मंसूबाबंदी से किया था और पूरे इलाके का फिजाई सर्वे करने के बाद एक महफूज मकाम पर उतरने का फैसला किया था। इनसे बड़ी गलती ये सरजद हुई थी कि वो हमारे ठीक ठीक अंदाजों और पेशबंदियों का जरा भी इदराक नहीं कर सके थे और अपनी इस कज फहमी के नतीजे में इबरतनाक अंजाम से दो चार हुए थे। मेरे देखते ही देखते STF की एक गाड़ी कहीं से नमूदार होकर हेलीकॉप्टर के जलते हुए मलबे के करीब रुकी और फिर कई अफराद इस पिकअप के पिछले हिस्से से वजनी लाशें उतार कर जलते हुए मलबे में फेंकने लगे। वो इनकी रवानगी की तैयारियों का एक अहम मरला था। हमें तकरीबन 10 मिनट तक बरामदे में इंतजार करना पड़ा। वीरा और गजाला तवील बरामदे की आखिरी सिरे तक 2 चक्कर लगाने के बाद मेरे करीब ही आ खड़ी हुई थी। सुल्तान शाह थके मांदे अंदाज में एक सीढ़ी पर बैठा तिनके से जमीन पर लकीरें लगा रहा था। आखिर अव्वल खान अपनी अहम फोन कॉल से फारिग होकर खुद ही बाहर आ गया और बोला, अब तुम लोग अंदर आ सकते हो, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। अंदर आकर क्या करना है, अब हमें वापस लौटना चाहिए, तुम्हें भी ये जगह छोड़ने की तैयारी करनी है। मैंने आखिरी कश लेकर सिगरेट का बचा हुआ हिस्सा चुटकी से दूर उछालते हुए कहा, तुम हमें कई दिनों तक यह कयाम कराने के इरादे से लाए थे मगर अब तुम्हें खुद अपना यह ठिकाना छोड़ना पड़ रहा है। वीरा ने करीब आते हुए कहा, इनकलाब आते हैं तो सब कुछ कितनी तेजी से बदल कर रह जाता है। तुम लोगों के आने से वाकयात की तेज रफ्तारी हो गई थी। मैं अकेला ही सारे
मामलात में सिर खपाता रहता तो शायद हेलीकॉप्टर से आने वालों का मामला ही बहुत तूल पकड़ जाता। मुझे खुशी है कि चंद ही घंटों में ये सारे किस्से निबट गए, वरना हम रास अलमेडा तक पहुंचने के बाद एक दो ही जगह जम कर रह गए थे। अव्वल खान ने बाएं हाथ से अपना सर सहलाते हुए खुशदिली से कहा, अब देखो कि कमांडर सईद से क्या खबरें मिलती हैं। हो सके तो इसका नंबर मुझे दे देना। मैंने चौंक कर याद दिलाया, हो सकता है कि हमें नई जगह पर जमने में कुछ वक्त लग जाए। तुम मेरे पासवर्ड के हवाले से उससे बात कर लेना, वो खुद भी तुम्हारा गर्विदा मालूम होता है। अव्वल खान ने कहा।